हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 सामाजिक विज्ञान। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 16 हर्षकालीन व बाद का भारत। इसके पहले 15 चैप्टर कंप्लीट है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज अगर देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं, ताकि आपकी अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप की तैयारी अच्छे से राजस्थान जीके की हो सके। पहला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन कहाँ के राजा थे? तो प्रभाकर वर्धन जो थे वे थानेश्वर के राजा थे। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र और पुत्री थी? तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम हर्षवर्धन था, दूसरे का नाम राज्यवर्धन था, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक कब बना? 606 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कन्नौज को थानेश्वर की राजधानी किसने बनाई थी? तो कन्नौज को थानेश्वर की राजधानी हर्षवर्धन ने बनाई थी, यानी कि कन्नौज की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। अगला प्रश्न, हर्ष किसका उपासक था? हर्ष जो था वह बौद्ध का उपासक था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपने राज्य के उच्च पदों पर किसे नियुक्त किया था? तो वह गैर बौद्धों को उसने नियुक्त किया था। कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन के आयोजन पर हर्षवर्धन ने किस चीनी यात्री को अध्यक्ष, यानी कि कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन, ये याद रखना, सम्मेलन कौन सा था? धर्म वाला। तो धर्म सम्मेलन जो था उसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग को अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सम्मेलन कितने दिन तक चला था? तो यह जो चला था वह 23 दिन तक चला था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में कहाँ पर एक सभा का आयोजन करता था? तो प्रयाग में करता था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित जो छठी सभा थी कब हुई थी? 643 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह कौन सा शासक था जो स्वयं के धारण किए हुए वस्त्र दान दे देता था तथा स्वयं के पहनने के लिए बहन से मांग कर, यानी कि जो वह धर्म सभा का आयोजन करता था उसमें वह अपने वस्त्र भी दान कर देता था और बहन से मांगकर बदन ढकता था, वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित सभा जो होती थी वह उसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। नेक्स्ट है, हर्ष के समय के सोने के सिक्कों पर क्या अंकित है? तो मुद्रा लेख हर्षदेव, यानी कि एक तरफ वो जो सिक्के हैं उनकी एक तरफ हर्षदेव है और एक तरफ घोड़े के घुड़सवार का एक चित्र है। हर्ष के समय प्राप्त सोनीपत मोहर के शीर्ष पर किसकी आकृति, यानी कि हर्ष के समय में जो प्राप्त सोनीपत की मोहर थी उस पर बेल की आकृति अंकित है। और कौन सी मोहर थी? सोनीपत मोहर पर बेल की आकृति अंकित है। ठीक है। नालंदा मोहर में एक प्राप्त अभिलेख है। अब नालंदा मोहर में प्राप्त अभिलेख है जिस पर हर्ष को क्या कहा गया है? नालंदा से प्राप्त मोहर में। ठीक है, थोड़ा सा ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। नालंदा मोहर में नहीं, नालंदा से प्राप्त एक मोहर है। ठीक है, तो नालंदा से प्राप्त अभिलेख है जिस पर हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। हर्ष की काव्यात्मक कुशलता, मौलिकता और विस्तृत ज्ञान को किस कवि ने स्वीकार किया है? बाण भट्ट ने किया है। सम्राट हर्ष को किन रचनाओं का श्रेय दिया जाता है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था? तो जयदेव ने कहा है अपनी कृति गीत गोविंदम में। गीत गोविंदम किसकी रचना है? जयदेव की है। और किसने यह कहा है कि कालिदास और भास की भांति भी हर्ष एक महाकवि था? जयदेव ने कहा है। ये भी पूछ ले कि जयदेव ने अपनी किस कृति में कहा है? तो गीत गोविंदम में कहा है। बाण भट्ट किसके दरबार का प्रमुख विद्वान था? सम्राट हर्षवर्धन के दरबार का प्रमुख विद्वान था। हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? निरंकुश थी, गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण थी। सम्राट हर्ष का साम्राज्य किस प्रकार विभक्त था? प्रांतों में, भुक्तियों में और विषयों में। भुक्तियों को डिवीजन
के नाम से जाना गया है और विषयों को जिलों के नाम से जाना गया है। तो प्रांतों, भुक्तियों और विषयों में विभक्त था। सम्राट हर्ष के साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम जो थी वह सबसे छोटी इकाई थी। सम्राट हर्ष के शासनकाल में कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार के करों का उल्लेख। कौन कौन सा? भाग जो कि भूमि कर है, हिरण्य नगद कर और बलि अतिरिक्त कर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्ष के शासन काल में अपराध की जांच किस प्रकार से की जाती थी? तो परीक्षण द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने किस विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय जो थे उसके लिए 100 से अधिक गांव दान किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों में से एक ने 5वीं सदी में की थी। यहाँ पर नहीं कर लेना आप। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने कम से कम कॉलेज थे? तो कम से कम 8 कॉलेज थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालयों को किन नामों से जाना जाता था? रत्न सागर, रत्नादाही और रत्नरंजक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी अध्ययन करते थे? तो 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग कितने अध्यापक अध्यापन कार्य कराते थे? 1500, यानी कि 1,500, लगभग 1,500 शिक्षक थे वहाँ पर जो अध्यापन कार्य कराते थे। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जिन्होंने वहाँ पर राज किया या शासन किया। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य भारत के किस हिस्से में था? तो यह था दक्षिण भारत में। राष्ट्रकूट वंश ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में। राष्ट्रकूट वंश किसके अधीन था? तो यह राष्ट्रकूट वंश जो था पहले चालुक्यों के अधीन था। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने चालुक्यों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया? तो दंतीदुर्ग जो था वह कौन से वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। एक तो आपको ये याद रखना है, 753 ईस्वी में उसने चालुक्यों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष आदि। अब ये जो थे ये प्रथम शासक थे और साथ ही आपको याद रखना है कि ये कौन से वंश के थे। चालुक्य वंश राज्य का विस्तार कहाँ तक था? नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक। चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का प्रथम शासक। पुलकेशिन द्वितीय ने किस सम्राट को पराजित किया था? सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य द्वितीय किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो यह जो था यह चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने पुनः अपना राज्य 973 ईस्वी में स्थापित किया था। 973 ईस्वी में चालुक्यों ने पुनः अपने राज्य को स्थापित करने पर किसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था? तो हैदराबाद में कल्याणी को बनाया था। पल्लव वंश भारत के किस हिस्से का प्रमुख राजवंश था? तो यह था दक्षिण भारत का। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का शासक कौन था? तो पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन था। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन किस से पराजित हुआ था? तो यह जो था वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने, यानी कि महेंद्र वर्मन का पुत्र कौन था? नरसिंह वर्मन था। तो उन्होंने चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार 642 ईस्वी में किया था। 885 ईस्वी में किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार किया था? आदित्य प्रथम ने। अगला है, चोल राज्य कहाँ स्थित था? तो यह था कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर। नेक्स्ट है, चोल राज्य का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? 1864 ईस्वी में विजयपाल द्वारा। नेक्स्ट है, चोल शासक आदित्य प्रथम ने किस पल्लव शासक को पराजित कर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो अपराजित वर्मा। अगला प्रश्न है, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रथम कब गद्दी पर बैठा था? 1012 ईस्वी में। किसने गंगेकौंड की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम को गंगेकौंड की उपाधि प्राप्त हुई थी।
राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाकर किस पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर राजेंद्र प्रथम ने कौन सी सेना बनाई थी? तो जल सेना बनाई थी, या फिर जल सेना बनाकर कहाँ विजय प्राप्त की थी? तो बंगाल की खाड़ी बर्मा पर विजय प्राप्त की थी। पल्लवों ने अपने राज्य को किसमें विभाजित किया था? राष्ट्र, कोट्टम और ग्रामों में। चोलों ने अपने राज्य को किसमें विभाजित किया था? मंडल तथा नाडु में। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तमिल प्रदेश का वर्तमान नाम तमिलनाडु क्यों रखा गया? नाडुओं के कारण। अगला है 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में किन भाषाओं की उन्नति हुई थी? तमिल एवं संस्कृत की उन्नति हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों के समय कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? तो वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कांची किसके समय में विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था? राष्ट्रकूटों के समय वह विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है कंबन रामायण जो दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है किस भाषा में लिखी गई हैं? तमिल भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है वातापी का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो विरूपाक्ष मंदिर वातापी का जो है वह प्रसिद्ध है। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर में कौन सी मूर्ति स्थापित है? धातु की बनी नटराज की मूर्ति। अजंता में किन चित्रों की प्रमुखता है? भित्ति चित्र की। बृहदेश्वर मंदिर में किन चित्रों की प्रमुखता है? तो बृहदेश्वर मंदिर में देव चित्रों की प्रमुखता है। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश की अब हम चर्चा करेंगे। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज कब शासक बना था? 840 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने शेयर नहीं किया है अब तक तो एक जो भी वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। राजा मिहिर भोज ने कितने वर्ष तक राज्य किया था? 50 वर्ष तक। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। अगला प्रश्न है चंद्रदेव ने किसको हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था? प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। जयचंद राजा कब बना था? 1170 ईस्वी में। किसने जयचंद को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी ने। अगला प्रश्न है चौहान वंश राज्य का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था? अजमेर सांबर के भूभाग तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? विग्रह राज। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में किस चंदेल शासक को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया था? परमाल को। यह कौन से वंश का था? चंदेल वंश का। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानिस्तान के गौर वंश के शासक मोहम्मद गोरी को। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने इसे किया था। मोहम्मद गोरी कहाँ कौन से वंश का था? गौर वंश का था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। कहाँ का था ये, है ना? तो ये अफगानिस्तान का था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? श्री गुहिल था। गुहिल वंश का पराक्रमी शासक कौन था? बप्पा रावल। गुहिल वंश आगे चलकर चलकर क्या कहलाया? सिसोदिया वंश। गुहिल वंश के प्रतापी शासक कौन हुए हैं? राणा हम्मीर, क्षत्रसिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा राजसिंह। अधिकतर सब में राणा ही लगा हुआ है और यह गुहिल वंश के प्रतापी शासक हुए हैं। आल्हा और उदल किस वंश के सामंत थे? तो आल्हा और उदल जो थे वह चंदेल वंश के सामंत थे। परमार वंश का प्रमुख प्रतापी शासक कौन था? तो राजा भोज था। अगला है कि इस वंश शासक के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को लूटा व तोड़ा था? सोलंकी वंश को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? पाल वंश के काल में। किसके काल में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उनके दरबारी थे? तो सेन वंश के समय में थे। अगला प्रश्न है उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों की शासन व्यवस्था कैसी थी? पूर्णतः निरंकुश थी। उत्तर भारत के राजवंशों के समय कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सामंत प्रथा प्रचलित थी।
उत्तर भारत में संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, राजतरंगिणी, गीत गोविंद यह कौन से काल के थे? उत्तर भारत के काल के थे। शिशुपाल वध रचना के लेखक कौन थे? माघ थे। किरातार्जुनीयम रचना के लेखक कौन थे? शार्वी। और राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गीत गोविंद के जो थे लेखक वो थे जयदेव। उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों के शासकों द्वारा कौन से सुंदर भवनों का निर्माण करवाया गया? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रणथंबोर आबू पर्वत पर दिलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर के जैन मंदिर। ये जो थे यह उत्तर भारत के मंदिर थे और उत्तर भारत के समय निर्मित मंदिर थे। और ये आज का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।